इंडिया में सोने की डिमांड 800 से 900 टन है और चांदी की डिमांड 6000 टन सालाना, जो दुनिया की सबसे बड़ी है, जबकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन बहुत कम है। सोने का 2 टन यानी 2000 किलो और चांदी का 800 टन मात्र है। बाकी सारी डिमांड इंपोर्ट से पूरी की जाती है, जिसकी सालाना वैल्यू लाखों करोड़ तक पहुंच जाती है। सोना और चांदी ऐसे दौड़ रहे हैं जैसे रेस में घोड़े। सवाल ये खुद भाग रहे हैं या इन्हें कोई भगा रहा है। असली जड़ है असंतुलन, इम्बैलेंस। देश के अधिकांश सेक्टर 2-3 कंपनियों में सिमट कर रह गए। चाहे आप एयरलाइन ले लो, चाहे ऑयल इंडस्ट्री ले लो, चाहे ऑटोमोबाइल ले लो या और कोई इंडस्ट्रीज ले लो, आपको 2-3-4 कंपनी मिलेंगी, वही 90% एरिया पर कैप्चर करके बैठ। जब शक्ति कुछ हाथों में सिमटती है तो कीमतें कृत्रिम रूप से ऊपर जाने लगती हैं, यानी मैनिपुलेट होने लगती हैं। सोना चांदी खरीदने के नियम खुले हैं, कोई भी कितना भी खरीद सकता है, कोई भी रोक टोक नहीं है। लोग खरीदते जा रहे हैं, बेचते नहीं है, यानी ये सब डंप हो रहा है। इसी वजह से कीमतें गिरती नहीं, क्योंकि सप्लाई को आर्टिफिशियली ब्लॉक किया जा रहा है। दोस्तों, इसमें ट्रेडिंग का खेल भी गजब का है। भारत में चांदी का उत्पादन 718 टन है, जिसकी कीमत 70,100 करोड़ रुपए सालाना इतनी चांदी उत्पादित होती है। गोल्ड की सबसे बड़ी माइन हुट्टी गोल्ड माइन है, जो कर्नाटक में है। 2000 किलो के आसपास सालाना प्रोडक्शन है और कोई खास माइंस गोल्ड में नहीं है। चांदी की बात करें तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी चलाती है। राजस्थान की माइन से 800 मीट्रिक टन के आसपास चांदी उत्पादन होता है। अब यह सोचने वाली बात है, गोल्ड की डिमांड 800 से 900 मीट्रिक टन है, जबकि उत्पादन केवल 2। सिल्वर डिमांड 6000 टन है एनुअली, जबकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन 800 टन। इसलिए इंपोर्ट पर निर्भर होना पड़ता है और कुछ चुनिंदे बड़े लोग इस चांदी को ट्रेडिंग और स्टॉकिंग से ब्लॉक कर लेते हैं। कमोडिटी ट्रेडिंग अलाउ होने से कीमतें स्पेकुलेटिव डिमांड से बढ़ती। कमोडिटी ट्रेडिंग में सोने और चांदी, कॉपर जैसी धातुओं को क्यों रखा गया है, मुझे आज तक समझ नहीं आता। कमोडिटी मार्केट मतलब वायदा बाजार, यानी आपने शेयर की तरह ब्लॉक करके रख दिया और पड़ा है, वो कीमतें बढ़ती जा रही हैं। अब कमोडिटी तय करेगी कि बाजार में चांदी किस भाव बिकेगी। शेयर मार्केट महंगाई के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि वहां पे मैनिपुलेट करके कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। ऐसे ही शेयर्स की कीमत है, शेयर उतने के होते नहीं है जितने के बिक रहे होते हैं, लेकिन वो मात्र 0.5%, 0.1% शेयर छोड़े जाते हैं और डिमांड होती है 5% वालों खरीदने की। तो जब मार्केट में कोई चीज अवेलेबल नहीं होती तो उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं और वही कीमतें बढ़ा के वो लोन लेते हैं, दूसरी चीजें निर्धारित करते हैं। ये एक खेल चल रहा है पूरा। अगर ट्रेडिंग बंद हो जाए तो कीमतें आधी रह जाएंगी, यानी कमोडिटी मार्केट ही सीधा बंद कर दी जाए, कमोडिटी से सोना या चांदी को हटा दिया जाए, तो अनुमानतः है 30 से 50% तक कीमतें गिर जाएंगी सोने और चांदी, क्योंकि वो ट्रेडर जो ब्लॉक करके बैठ जाते हैं और कीमतें बढ़ाते रहते हैं वर्चुअली, वो नहीं बढ़ पाएंगी। अगला है केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक सोना चांदी लगातार खरीद रहे हैं। दोस्तों, फिस्कल डिफिसिट और गलत नीतियों के चलते सरकारें कंगाल हो रही हैं। कुछ अर्थशास्त्री आए, चापलूस टाइप के थे, कुछ अलग तरह की सोच लेकर आए कि कर्ज ले लो, लोग तो पैसे जमा करते ही है बैंक में, बैंक से कर्ज ले लो, उन्हें कर्ज में कन्वर्ट कर दो, आप अपना काम चलाओ, सरकार की चमक बनी रहेगी, आने वाली सरकार देखेगी। ऐसे ही कर करके ज्यादातर सरकारों ने ज्यादातर देशों को कर्ज में डुबो दिया। भारत, अमेरिका या और भी काफी सारे देश हैं जो लगभग जीडीपी के आसपास कर्ज लेकर बैठे हैं और इन कर्ज को उतारने का कोई उनके पास प्लान नहीं है, यानी किसी न किसी दिन बैंकरप्ट वाली कंडीशन ही होगी। ऐसे ही केंद्रीय बैंक सोने चांदी का भंडार करते जा रहे हैं। दोस्तों, यह सोचने वाली बात यह है कि जब गोल्ड का करेंसी से कनेक्शन 1970 में ही खत्म हो गया, आज गोल्ड का और करेंसी का कोई कनेक्शन नहीं है। करेंसी चलती है सप्लाई और डिमांड के बेसिस। गोल्ड का करेंसी निर्धारण में कोई उपयोग आजकल नहीं होता, उसके बावजूद सभी देश के केंद्रीय बैंक गोल्ड को रिजर्व कर करके रख रहे हैं, यानी डंप पड़ा हुआ है। जितना पूरे देश के पास सोना होता है, उससे कहीं ज्यादा केंद्रीय बैंकों के पास है। अमेरिका में तो जितना नागरिकों के पास सोना नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा उनकी केंद्रीय बैंक के पास पड़ा हुआ है। ऐसे ही भारत में सरकारें जमा करती जा रही। जब सरकारें, केंद्रीय बैंक खुद सोना खरीद के भंडार करती जाएंगी, ट्रेडर भंडार करते जाएंगे और कुछ बिचौलिए भंडार करते जाएंगे, तो लोगों के लिए कहां बचेगा? जब लोगों के लिए बचेगा ही नहीं तो ज्वेलर्स के पास आएगा नहीं। जब ज्वेलर के पास आएगा, 2 किलो खरीदने वाले होंगे 5 किलो के आसपास, तो कीमतें दुगनी अपने आप हो जाएंगी। यही वजह है कि सोने चांदी की कीमतें बढ़ती जा रही हैं।
बिग कॉर्पोरेट्स इंपोर्ट करते हैं और होर्डिंग करके कीमतें ऊपर रखते हैं। इकोनॉमिक्स में दो टर्म आते हैं, मोनोपोली और कार्टेल। मोनोपोली वो होती है कि एक ही आदमी का उस पर अधिकार है पूरे एरिया या कब्जा करके बैठा है। कार्टेल वो होता है कि कुछ चुनिंदा लोग आपस में मीटिंग करते हैं और वो कीमत निर्धारित करते हैं। जैसे ओपेक आपने सुना होगा, वो भी एक कार्टेल है। तो वो क्या करते हैं, 4-5-10 लोग होते हैं और बोलते हैं नहीं हम तो तेल ना इतने रुपए पे बेचेंगे। ऐसे ही कार्टेल होता है और हर कोई अपने अपने एरियाज में कार्टेल बना लेता है कि 20 लोग हैं, 20 लोगों के पास उस चीज की 90% होल्डिंग है। तो 90% होल्डिंग करके भरसार करके जो लोग बैठे हैं वो बोलते हैं कि नहीं हमें नहीं निकालना, अभी हम तो 2 लाख रुपए किलो पे चांदी निकालेंगे। तो यानी वो भर के बैठ के नहीं बेच रहे, वो तो कीमतें बढ़ा लेते हैं अपने आप। ये कार्टेल है। अब एक अगला कारण है इंडस्ट्रियल डिमांड। सोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई जो चिप्स बनाते हैं उसमें सिल्वर को काफी हद तक यूज किया जा रहा है, क्योंकि सिल्वर को सबसे अच्छा ऊर्जा चालक माना जाता है। अगर ये खरीद बंद हो जाए जैसे ट्रेडिंग, भरसार या गवर्नमेंट बैंक्स की, तो कीमतें तुरंत गिर जाएंगी। अब नया जो सेक्टर आता है एआई और सोलर पैनल, जिसमें सिल्वर का काफी हद तक उपयोग किया जाता है क्योंकि ये अच्छा कंडक्टर है। लेकिन अल्टरनेटिव भी मौजूद है जैसे तांबा, ग्रेफीन, एल्यूमिनियम। सब में थोड़ी थोड़ी कमियां हैं लेकिन उनको दूर किया जा सकता है और R&D चल भी रही है। अगर इनका उपयोग बढ़ जाए तो सिल्वर की डिमांड घटेगी और कीमतें नीचे आ जाएंगी। अगला चरण है खुली छूट और असमानता। आज किसी को भी कितनी मात्रा में सोना या चांदी खरीदने की छूट है, यानी कोई 2 नंबर के पैसे से खरीद रहा है, कोई 1 नंबर के पैसे से खरीद रहा है, कोई घर में रख के बैठा है, यानी जाता है आता नहीं है। नतीजा बड़े लोग भर लेते हैं, जरूरतमंदों को नहीं मिल पाता। अगर सरकार लिमिट लगाए तो कीमतें स्टेबलाइज होंगी और आम जनता को इसका फायदा होगा। निष्कर्ष यही है कि सोना चांदी के साम्राज्य को झुकाने का यही एक रास्ता है कि सोना चांदी की कीमतें आधी करने के, कमोडिटी ट्रेडिंग पर रोक, केंद्रीय बैंक की खरीद बंद की जाए, अल्टरनेटिव मेटल्स के उपयोग किए जाए, खरीद पर लिमिट और रेगुलेशंस लगाई जाए। सवाल उठता है कि क्या सरकार और लोग चाहेंगे कि सोना और चांदी सस्ते हों? अगर चाहें तो ये साम्राज्य झुक सकता है। दोस्तों जानकर हैरानी होगी, दुनिया में सबसे ज्यादा डिमांड वाला देश भारत है सोना और चांदी का, और दूसरी तरफ उत्पादन में बहुत नीचे पायदान पर है। ये असंतुलन ही न सिर्फ भारत में बल्कि वैश्विक लेवल पर भी कीमतों को बढ़ाने में जिम्मेदार है। ऐसे ही आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है ये चांदी पर केस रुकेगा? अभी लोगों ने चांदी बढ़ा दी, अब तांबे के पीछे पड़े हुए हैं। ये कमोडिटी ट्रेडर्स, भरने वाले लोग, बिचौलिए अब ये तांबे के पीछे पड़ गए। आने वाले दिनों में देखना ही तांबे को भी उसी रेट पे पहुंचा देंगे जैसे चांदी बिकती थी पहले, 10, 20, 30 हजार। जब तक इनको टोका न जाए, रोका न जाए, समझाया न जाए, तब तक ये रुकने वाले नहीं होते और ये आसानी से मानते भी नहीं। लोगों को बोलना चाहिए। लोग आजकल ज्यादातर राजनीतिक हो गए, किसी न किसी पार्टी का समर्थन करते रहते हैं या अवहेलना करते रहते हैं। इसी वजह से राजनीतिक पार्टियां भी उनके ऊपर ध्यान नहीं देती। बकने तो जो बक रहे हैं, ये तो हर हाल में हमारा समर्थन करेगा, ये तो हर हाल में हमारा विरोध करेगा। ये विडंबना है हमारे देश। 90 करोड़ वोटर्स के देश में 60 करोड़ ही वोट पड़ पाते हैं, जिनमें से 30-35 करोड़ वोट फिक्स ही होते हैं। यानी पार्टियों के कार्यकर्ता, रजिस्टर्ड मेंबर देखें तो उनकी संख्या ही 15-20 करोड़ के आसपास पहुंच जाती है, और वो अपने साथ एक वोट और लेकर आएगा तो 35 से 40 करोड़ तो पहले ही फिक्स हो गए। बचे कितने? 15 से 20 करोड़ वोट। अब 15 से 20 करोड़ वोट के लिए ही वो राजनीतिक लॉबियां और स्कीम्स लाई जाती हैं, क्योंकि वही वोट उनको चाहिए। बाकी तो पहले से फिक्स है, वो तो आप देने ही वाले हो। सोचे, समझे और रिएक्ट करें। धन्यवाद।